नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हम लोग का बहुत ही करीब है। अभी हम लोग को साइकोलॉजी भी पढ़नी है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो ईवीएस बुक में, जो 3, 4, 5 की ईवीएस बुक में जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं जैसे बछेंद्री पाल और सुनीता विलियम्स, कर्णम मल्लेश्वरी, ये लोग मतलब इन लोग का काम क्या था और ये किस लिए फेमस हैं और क्यों इनको ईवीएस में रखा गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। बछेंद्री पाल क्या थी ये भैया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, भारत की पहली महिला थी। कहाँ की भैया? भारत की पहली महिला थी जिन्होंने क्या है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। तो यह भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला थी। विश्व में 5वां स्थान है और भारत में इनका पहला स्थान है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। कहाँ भैया? माउंट एवरेस्ट की चोटी पे। यह बचपन में एक पिकनिक में गई थी, जहाँ वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ाई की थी। मतलब कहीं पे पिकनिक पे गई थी, वहाँ पे जो इन्होंने क्या है कि 4000 मीटर ऊंची चोटी पर क्या की थी, चढ़ाई की थी। तब ये केवल 12 साल की थी। जब ये 12 साल की थी तब ये 4000 मीटर एक चोटी पे क्या की थी, इन्होंने चढ़ाई की थी जब ये पिकनिक पे गई थी। उस समय इनकी एज मात्र 12 साल थी। उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में, ठीक है, ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई, जिन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, इसको याद कर लीजिएगा भैया, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है आपका, ठीक है, जिन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गाइडर कौन थे भैया? इनके गाइडर कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इनके गाइडर थे। इन्हीं के अध्यक्षता में या कह सकते हैं इनके ही अंदर क्या की, इन्होंने इनसे ही शिक्षा प्रदान की। और ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तो यहाँ से इन्होंने अपनी शिक्षा ली। इन्होंने जो है कि कहाँ पे, एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। तो 1984 में टीम मेंबर बनी। मतलब 1984 में जो टीम की जो चढ़ाई की जाती है, टीम में जाया जाता है ना, तो उस टीम में क्या, ये 1984 में टीम मेंबर बनी। और 23 मई को दोपहर में 1:07 पर, ठीक है, दोपहर में इन्होंने 23 मई को दोपहर में 1:07 पर पहला कदम रखा। कहाँ पे पहला कदम रखा था भैया? माउंट एवरेस्ट की चोटी पे। माउंट एवरेस्ट की चोटी पे इन्होंने 30 मई को लगभग 1:07 में इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे अपना कदम रखा था। वहाँ पे एक आदमी से ज़्यादा खड़े होने की जगह नहीं है। वहाँ पे इनके साथ जो गई थी वो दूसरे नंबर पे और ये पहले नंबर पे। तो अपना पहला कदम रखा कब? उसकी ऊंचाई क्या थी माउंट एवरेस्ट की? 8,848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा था। इनके साथ एक और मेंबर थी, लेकिन क्या है, एक साथ वहाँ पे खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए लोग बारी बारी वहाँ पे गए। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर। पहले क्या है, बछेंद्री पाल ने पहले क्या किया, पहले अपना पैर रखा, फिर वहाँ पे अपना सिर रख के अपना सिर झुकाया, जिसे प्रणाम करते हैं हम लोग। तो अपना सिर झुकाया, फिर वहाँ पे झंडा फहराते हुए अपना सेल्फी लिया। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना था। ये माउंट एवरेस्ट में नेपाल में सागरमाथा के नाम जाना जाता है, जबकि हमारा इंडिया का सबसे बड़ा क्या है, K2, ठीक है, गार्डविन है। ये क्या है, नेपाल में पड़ता है। नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। तो बछेंद्री पाल भैया 12 साल की उम्र में 4000 मीटर ऊंची चढ़ी थी, वो भी किसी पिकनिक में गई हुई थी तब। और इन्होंने ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के अंदर ही क्या किया, अपनी शिक्षा प्राप्त की और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में अपनी शिक्षा ली। और ये 1984 में इनको टीम में शामिल किया गया और इन्होंने 23 मई को दोपहर 1:07 पे अपना पहला कदम रखा था माउंट एवरेस्ट पे। वहाँ पे 2 लोगों को एक साथ खड़े होने के लिए जगह नहीं थी और पहले उन्होंने अपना कदम रखा, फिर इसके बाद से झुका के प्रणाम किया, फिर झंडा फहराते हुए अपना सेल्फी लिया। आइए आगे देखते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है?
ये एक वेट लिफ्टर है। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली। ये वेट लिफ्टर है और आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 केजी मतलब 1 कुंटल 30 किलो, तो 130 केजी तक का भार उठा लेती हैं। 130 केजी का भार उठा लेती है। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। और इनकी बहन भी है, वो भी क्या यही काम कर रही हैं फिलहाल प्रेजेंट टाइम में। 3 बहनें ये थी। आइए, चमकता सितारा। चमकता सितारा का मतलब होता है भैया कि जो स्कूल में जो लोग बच्चे जा रहे हैं वहाँ से जो अपनी लाइफ बेहतर बना रहे हैं उसके बारे में बात की गई है। तो चमकता सितारा से मतलब है सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। मतलब सूर्यमणि एक लड़की है, ये एक चमकता सितारा है जिसको गर्ल स्टार भी कहते हैं। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं और भूले न, और पहनावे को चाव से पहने। मतलब जो भी अपनी संस्कृति है, जो भी अपना रीति रिवाज है उसको भूले न, जो भी अपना पहनावा ओढ़ावा है वो कंटिन्यू करती जाएं और उसे गर्व के साथ, मतलब ताव से कह सकते हैं गर्व के साथ उसे पहने ओढ़ें और उसे क्या करें, उसको बचाव के लिए कार्य करें। तो हमने पढ़ा बछेंद्री पाल, कर्णम मल्लेश्वरी, चमकता सितारा, और देख लेते हैं अभी सुनीता विलियम्स के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं जड़ी बूटियों की समझ। जो बालक है या जो वहाँ के लोग थे उनके अंदर जो भी चाहे पढ़ने वाले चाहे कोई स्थानिक जो थे, जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। मतलब उनका कहना ये था कि जो वहाँ के बच्चे हैं वो जड़ी बूटी से संबंधित चीज़ों को सीखें कि किस जड़ी बूटी का यूज किस चीज़ में होता है, और उसके साथ साथ बांस की चीज़ें बनाने की कला भी क्या करें बच्चे वहाँ सीख लें। अगला कह रहा है अपने स्कूल की भाषा तो सीखें। मतलब जो उनके स्कूल की भाषा होती है वो स्कूल की भाषा तो सीखें, लेकिन उसके साथ साथ अपने कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। मतलब जो किताब में पढ़ाया जाता है वो भाषा तो सीखें ही सीखें, लेकिन जो उसकी स्थानिक भाषा होती है उसी से वो जोड़ के उस चीज़ को क्या करे समझें। ठीक है, बात समझ में। अगला क्या कह रहा है, यह सब तो तोहरांग केंद्र में होता है। ये सब कहाँ होता है? तोहरांग केंद्र में होता है। और तोहरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। मतलब कहने का सेंस ये भैया कि यह तोहरांग केंद्र में होता है। मतलब वहाँ एक केंद्र बनाया गया है जो क्या है, तोहरांग केंद्र है। और तोहरांग केंद्र में जो है कि कुड़ुक समाज और जो उनसे जो वहाँ के आदिवासी हैं, जो आदिवासियों की जो किताबें हैं, जो खास किताबें हैं, जो जड़ी बूटी की किताब है, उसे वहाँ उस केंद्र में संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल, ये भी चीज़ वहाँ पे मतलब जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वहाँ की उसको भी क्या है वहाँ पे संभाल कर रखा गया है, जो वहाँ पे केंद्र बनाया गया है। सूर्यमणि, जब सूर्यमणि 21 साल की थी, जब सूर्यमणि 21 साल की थी, जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। मतलब जो एक केंद्र खोला उन्होंने, वो कब थी? उस समय कितने साल की थी ये? 21 साल की थी। और वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से इन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक केंद्र खोला। और उसमें क्या था कि एक केंद्र खोला, उसने इस जगह का नाम तोहरांग रखा। मतलब यह जो जहाँ पे एक केंद्र खोला गया वहाँ पे उस जो इस प्लेस था वहाँ का, उस प्लेस को तोहरांग कहा जाता है या तोहरांग के नाम से जाना जाता है। कुड़ुक भाषा में तोहरांग का मतलब जंगल होता है। जो कुड़ुक भाषा होती है वहाँ की, जो कुड़ुक भाषा है जिसको जोड़ने के लिए कह रहा है किताब से, उस कुड़ुक भाषा का मतलब होता है, कुड़ुक भाषा का मतलब होता है जंगल। कुड़ुक भाषा का मतलब होता है जंगल। और ये कई जगह पे बोली जाती है। जैसे में कहाँ ये बोला जाता है भैया? कुड़ुक भाषा भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। और भारत में किन किन जगहों में बोली जाती है? तो भारत में भैया बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। कहाँ भैया? बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के उरांव जनजाति द्वारा बोली जाती है। इसे उरांव भाषा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कुड़ुक भाषा को उरांव भाषा भी कहा जाता है। कहाँ बोला जाता है? बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उरांव में। ये ऑनलाइन में पूछा गया है, ये ऑनलाइन एग्जाम में ये आया है कि कुड़ुक भाषा कहाँ की है। तो उसमें ऑप्शन था हमारा झारखंड, उसमें क्या था, उसमें राजस्थान दिया था और कुछ दिया था, असम दिया था, राजस्थान दिया था और गुजरात दिया था।
उसमें हमारा झारखंड है। तो कुडुख भाषा कहाँ की भैया? झारखंड के, और इसे उराव भाषा भी कहते हैं। अगला देखिए, सुनीता विलियम्स के बारे में जान लेते हैं। सुनीता विलियम्स क्या थी भैया? एक अंतरिक्ष यात्री थी। इन्होंने 360 किलोमीटर स्पेस में गई थी, मतलब ये कह सकते हैं धरती से, ये पृथ्वी से 360 किलोमीटर ऊपर स्पेस में गई थी, और उस स्पेस में इन्होंने 6 महीने से ज़्यादा समय बिताया। वे सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला बनी, मतलब स्पेस में रहने वाली प्रथम महिला बनी, जो कि सबसे लंबे समय में रहने वाली स्पेस में प्रथम महिला के रूप में इनको जाना जाता है। वहाँ एक जगह बैठ नहीं सकते भैया। वहाँ पे क्या, आप एक जगह बैठ नहीं सकते। आप हमेशा जैसे लगेगा पानी में तैर रहे हैं, तो वहाँ स्पेस में आप एक जगह बैठ नहीं पाते, और एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते से एक जगह बैठ नहीं पाते थे। और अपने आप को अगर रोकना होता तो बांधना पड़ता था। अगर अपने आप को एक जगह रोकना होता था तो खुद को बांधना पड़ता था रस्सी से। पानी भी नहीं रुकता है यहाँ पे, जो पानी है पानी भी नहीं रुकता है। बुलबुले की तरह क्या है, बुलबुले बन के फ्लोट करता रहता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये क्या है, पानी की बूंदें टहलती रहती हैं। या चेहरा या आपको हाथ धोना होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है भैया? हाथ धोने के लिए बबल को पकड़ना होता है। बबल मतलब जो पानी की बूंदें हैं उसको पकड़ना होता है, और उस पानी की बूंदों को क्या है, कागज़, उस पानी की बूंदों से कागज़ को गीला करना होता है। फिर उसके बाद अपना हाथ क्या और चेहरा साफ कर सकते हैं। और क्या है, वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे क्या, आपको कंघी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमेशा जो बाल वहाँ क्या होते हैं, खड़े रहते हैं। मतलब हमेशा बाल वहाँ क्या होते हैं, खड़े रहते हैं। आपको वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह रुकने के लिए भैया खुद को बांधना पड़ता है। और जो और एक क्या, नील आर्मस्ट्रांग जो है कि चंद्रमा पे जाने वाले पहले थे। इन्होंने 1970 में क्या हुआ, चंद्रमा 1969 में इन्होंने क्या किया, चंद्रमा पे पहली बार गए थे। तो ये तो था हमारे जो इम्पोर्टेंस जितने भी दिया है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है। सुनीता विलियम, बछेंद्री पाल, ठीक है, कड़म मल्लेश्वरी। तो इनके बारे में आप ध्यान से एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनना है। तो चलिए भैया, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो चीज़ें अलग से आपको थोड़ा सा बचा हुआ है। जल क्या है? जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। जल क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और इसको हम क्या है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। और हमारे पृथ्वी पे 3/4 भाग क्या है, पानी है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, सबको पता है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, तालाब, यहाँ पे क्या होते हैं, महासागर। तो यहाँ पे ये सब पानी क्या होता है, इकट्ठा होता है। जब मतलब पानी इकट्ठा होता है। अब इसमें क्या है कि भैया कि जो महासागर का जल है मानवीय उपभोक्ता के लिए नहीं है। अलावड़ जल केवल 2.7% है। तो यहाँ से कुछ खास नहीं है। आपको लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादर है। लगभग 70% जो क्या है, बर्फ़ की चादर है। जैसे आर्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेश जैसे हिमालय। तो यहाँ पे क्या है, सब मिला के लगभग 70% हमारे पृथ्वी पे क्या है, बर्फ़ का पानी है। पानी जो है टोटल कितना है, 3/4 भाग है। और उसके हिसाब से जो है कि 70% उसका क्या है कि बर्फ़ जमा हुआ है यहाँ पे। जल ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ, मतलब जल में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो सबसे मछलियाँ क्या होती है, तो सब लोग जानते हैं। आगे ये पानी को साफ़ करने सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? पानी को अगर साफ़ करना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है पानी को उबालना। पानी अगर गंदा पानी पिएंगे तो आपको दस्त हो सकता है, हैजा हो सकता है। क्या हो सकता है? दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिससे ग्लूकोज की कमी हो जाती है। मृत सागर क्या है भैया? मृत सागर एक ऐसा सागर जहाँ पे हमने बताया था, वहाँ पे 1 लीटर पानी में 300 ग्राम क्या है 300 ग्राम नमक मिलते हैं। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिलते हैं। और वहाँ पे क्या है, व्यक्ति क्या आसानी से तैर सकते हैं। वहाँ पे जैसे लेटते हैं आप उसी तरह आसानी से वहाँ तैर सकते हैं। तो ये दुनिया का सबसे नमकीन झील है, ये कह सकते हैं। और हमारा क्या बचा हुआ है, गैस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गैस क्या है? गैस
से द्रव, ठीक है, गैस से द्रव में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब गैस नहीं, द्रव से गैस, मतलब जैसे पानी है, पानी जो हम उबालेंगे तो पानी को उबालने के बाद जो निकलता है वो क्या होता है, गैस। जैसे ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं होती हैं। तो आपको डिफिनेशन नहीं पूछेगा। ठोस जो क्या होता है, जिसका आयतन और आकार फिक्स होता है, उसे क्या कहते हैं, हम ठोस कहते हैं। द्रव किसे कहते हैं, जिसका आयतन ठीक है, जिसका आयतन तो फिक्स होता है लेकिन आकार उसका फिक्स नहीं होता। 1 लीटर पानी क्या हो गया, 1 लीटर पानी को जिस बर्तन में डालेंगे वो उसका क्या करेगा, आकार ले लेगा। तो जो 1 लीटर पानी, तो ये कह सकते हैं आयतन तो फिक्स होता है लेकिन उसका आकार फिक्स नहीं होता है। गैस में क्या होता है, ना आयतन ही निश्चित होता है ना उसका आकार ही निश्चित होता है। ये बातें समझ में आ गई। और क्या अगर ये कह रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया कब कम होती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया तब कम होगी भैया जब जो बर्तन जिसमें हम पानी उबाल रहे हैं उस बर्तन का जो सतह कम होगा, या तो उसका कह सकते हैं क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल कम होगा और जिसका हीट क्या है, कम होगा, वहाँ जिसका तापमान कम होगा, जिसका क्षेत्रफल कम होगा, उसमें क्या होगा कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, सबसे कम होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ग्रीन हाउस तो सबको पता है। आगे बढ़े, एक बार फिर सुन लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि क्या होती हैं, ग्रीन हाउस होती हैं। ये गैस, इन गैस का मतलब होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जब ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, जब पेड़ पौधे हमारे क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। आगे ये पेट्रोल को थोड़ा देख लेते हैं, बस यहीं पे हम इसको क्लास को होल्ड करेंगे। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है, सबको पता है। पेट्रोल के करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी में जब उथल पुथल हुआ तो उथल पुथल के फलस्वरूप जो जीव जंतु, पेड़ पौधे जो जमीन में दब गए, दबने के बाद वो क्या हो गए, अपघटित हो गए, जिसके वजह से क्या है, डीजल, पेट्रोल, कोयला, खनिज ईंधन, ये सारे इत्यादि हमको प्राप्त होते हैं। इसको हम क्या है, तुरंत नहीं बना सकते हैं, ये बनने में काफ़ी समय लगता है। तो ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जमीन से निकलने वाले कच्चा तेल गहरे रंग का होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है। जमीन से निकलने वाला तेल जो है गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होती है। इसे रिफाइनिंग किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इससे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, वायुयान में प्रयोग होने वाले ऑयल, एलपीजी, मोम, कोलतार, गिरीस बनता है। इसको अच्छे से आप लोग सुन के एक बार नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपकी जो ईवीएस में है लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अगर इतना भी आप तैयार कर लेते हैं तो लगभग 80% हम कहेंगे तो टोटल जितना आपके एग्ज़ाम में आने वाला लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में, कल से हमारा स्टार्ट होगा साइकोलॉजी। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइकोलॉजी। पहले पियाजे को पढ़ेंगे, वाइगोस्की पढ़ेंगे। पियाजे वाइगोस्की की जस्ट बाद हम देख लेंगे अल्बर्ट बंडूरा को पढ़ लेंगे, बुद्धि का पढ़ लेंगे। वो थोड़ा सा लंबा है, आपको थोड़ा सक्रिय होना पड़ेगा। तो इधर बीच में 2-3 दिन वीडियो नहीं मिल पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भैया, ठीक है। थोड़ा सा मोबाइल में प्रॉब्लम हो गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।